हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारा 11th स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप किसी भी कंपटीशन की, बोर्ड की, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर लो, आपको जब तक 11th स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कि शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके नंबर जो है वो 4 गुना ज़्यादा आए हैं। हमारी लाइफ से अगर हम नेगेटिव लोगों को जितनी दूर निकाल देते हैं ना, उतने ज़्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है। लेकिन अभी कितनी चीज़ ज़रूरी है, कितनी नहीं, वो चीज़ मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। बस जो मैं बोल रही हूँ उतना कर लो, ठीक है। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे साइंस के महारथियों। मुझे लगता है तुम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जरूर देख लिया होगा, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, यानी तुम्हारा जो बेसिक कंसेप्ट है जिससे केमिस्ट्री पूरी पूरी डिपेंड करती है, वो चीज़ तो पढ़नी बॉस बनती है ना जरूरी। तभी तो हम आने वाला, यानी आज का जो टॉपिक है वो तुम्हारे लिए बहुत 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 खास होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हें एक्चुअल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पता चलेगी। तो क्या सभी के सभी रेडी हो कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बच्चे ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर में काफी बच्चों को हो सकता है कि बिल्कुल बेसिक लगे और काफी बच्चों को हो सकता है कि बहुत हार्ड लगे, है ना। डिपेंड करता है आप स्कूल में या फिर अपने कोचिंग में किस किस से पढ़ रहे हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दिया जाए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इस पे जिसकी कमांड नहीं हुई उसको पूरी केमिस्ट्री हार्ड लगने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग पार्ट थर्ड में अपना पार्ट जो चल रहा था, कंटिन्यू था, उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक। सबसे पहले तो एटम मॉलिक्यूल। बच्चे बहुत बेसिक चीज है, एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी एलिमेंट का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। मैम हाइड्रोजन को ना एक और हाइड्रोजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन का एटम है, एटम चमका। ये एटम का मतलब क्या है, अकेला पार्ट जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या बात समझ में आई। तो इसको बोलेंगे हम क्या, एटम बोलेंगे। और मॉलिक्यूल का मतलब बच्चे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इसकी नहीं हो सकती है, इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को एक और हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बनाना पड़ेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। यानी एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। काफी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, काफी बच्चों को समझ ही नहीं आता ये एटम मॉलिक्यूल की कहानी क्या है। आई नो तुम्हें समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी बच्चे कंफ्यूज चलते हैं इस चीज के अंदर, राइट। तो एटम ये रहा, एटम ये रहा, मिलके क्या बना देगा, तुम्हारा मॉलिक्यूल बना देगा। इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, तभी इसको कंबाइन करना पड़ा था। हीलियम एटम ले लो, हीलियम एक एटम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हीलियम एक एटम है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। चमका नहीं चमका, इसको अपन क्या कह देंगे, एटम कह देंगे। मुझे लगता है तुम लोगों को बात चमक गई है, हाँ या ना बोल दो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बच्चे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल जैसा कि मैंने कहा, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। यानी सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। उसका सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक पार्ट, यानी कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना रहा है H2, तो ये एक मॉलिक्यूल है ना। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूल हमेशा, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर बना दिया उसने CO2, तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। किसका, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल किसका है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ना जी। कंपाउंड का मतलब क्या है, 2 से डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल किसका, मॉलिक्यूल किसका, कंपाउंड का, ठीक है जी, कंपाउंड का, जिसमें डिफरेंट एटम्स हमारे मिल रहे हैं। और ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन किसका, एलिमेंट का, है ना, एलिमेंट का। इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तुम लोग साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, आई जस्ट ट्रूली बिलीव बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे नोट्स बन रहे होंगे। अलग अलग कलर से बनाना, ताकि बाद में जब हम अपने नोट्स देखें तो हमें खुद को उसको पढ़ने का मन करे। रफ में नहीं काम करना। हो सकता है तुम लोग अभी यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग है ना रफ नोट बना रहे होंगे, कोई बात नहीं, मेरी स्पीड के साथ कंटिन्यू होते चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ में बना लिया, लेकिन उसको नीट एंड क्लीन वे में तुम लोगों को बनाने की जिम्मे लेनी है। क्योंकि देखो, मैं इस यूट्यूब पे, मैं तुम्हें कह रही हूँ, हम इस यूट्यूब पे तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, राइट। ये कंटेंट जो है वो तुम्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो बहुत शानदार तरीके से तुम्हें इसको ऑबिडियंटली फॉलो करना है। पहले तो मुझे बता दो कि कौन कौन है जो बिल्कुल ऑबिडियंटली इसको फॉलो कर रहा है, कौन कौन है जिसको प्रॉपर इसको ऑबिडियंटली फॉलो कर रहा है। अगर कोई ऐसा है जो नहीं फॉलो कर रहा, फिर फायदा नहीं है। बच्चे पार्ट वाइज चलना है हमें, क्योंकि अगर मैं एक ही लेक्चर में वन शॉट अभी काम के नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं मैम वन शॉट, बहुत बच्चे कहते हैं मैम वन शॉट में कंप्लीट करा दो। बच्चे वन शॉट से पता है क्या होगा, वन शॉट एक तो होता है, अगर इसका चैप्टर का लेके चलेंगे तो 7 घंटे का कम से कम वन शॉट बनेगा, अच्छा खासा, है ना। मिनिमम 7 घंटे लगेंगे। क्या तुम 7 घंटे लगातार बैठने के लिए तैयार हो, नहीं ना। कोई चीज़ों में चाहिए हमें कि सारी चीज़ें फटाफट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वन शॉट
कब काम का होगा वन शॉट? तब काम का होगा जब हमारे पास लास्ट मोमेंट हो जाता है, जब हमें समराइज करना है, जब हमने पढ़ा हुआ है उसको हमें कंसाइज करना है। अब तुम फ्रेश पढ़ रहे हो, 11th क्लास में आए हो, अभी तुम फ्रेश पढ़ रहे हो, तो जब हम फ्रेश पढ़ते हैं तो हमें वन शॉट नहीं चाहिए, उस टाइम हमें डिटेल में लेक्चर चाहिए। एक एक घंटे के लेक्चर ही रखती हूँ इसीलिए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे समझ आया, मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो डेफिनेशन वापस पढ़ लेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्या बात समझ आई, हाँ या ना? अरे बोल तो दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट में बताते रह करो कि क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे पूरा फील आना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर देख के समझ रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलो जी, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाइए। अगर बात करें मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल क्या थे अभी बताया था, जो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी सब्सटेंस का, जो क्या बना होता है, एलिमेंट का या कंपाउंड का, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में अगर सारे एटम एक जैसे हैं, जैसे H2 के हाइड्रोजन हाइड्रोजन, O2 के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O3 के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना, P4 के अंदर फॉस्फोरस फॉस्फोरस। समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया, इसमें एटम सारे के सारे क्या है, सेम है। मतलब H2 के अंदर बनाना हो तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम था, O2 के अंदर बनाना हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटम था, P4 का बनाना हो तो P4 में कैसे, एक फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा और चौथा, ये 4 फॉस्फोरस हमारे पास है। तो ये फॉस्फोरस का हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसी को बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सारे एटम्स क्या है, सेम है, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री गैसेस। बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री गैसेस, मतलब कि एलिमेंट्री गैसेस यानी कि जो गैसेस आप नॉर्मली देखते हो ना, वो जैसे कि O2, H2, ये एलिमेंट्री गैसेस रहती है, जो सिंगल एलिमेंट से बनी हुई होती है। ये क्या होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ही होती है, ठीक है। हेटेरो एटॉमिक नाम से समझ आया, हेटेरो मतलब कि डिफरेंट, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, तुम सब जानते हो इसको, है ना जी। तो यहाँ पर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं, ठीक है जी। यानी कि मान लो अब CO2 ले लिया तुमने, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है, H2O ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है, NO2 ले लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है, H2SO4 ले लिया, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, राइट एवरीवन। तो वहाँ सारे आप ले सकते हो, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, पढ़ के आए थे या नहीं पढ़ के आए थे 10th क्लास में। तो ये क्या है, हमारे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं बहुत अच्छा टॉपिक, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब कहाँ पे काम आ जाता है। तो बच्चे अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो किस चीज़ की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारा 11th स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप किसी भी कंपटीशन की, बोर्ड की, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर लो, आपको जब तक 11th स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप किसी भी कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हो। इसीलिए बता रही हूँ, अभी आप लोग आए हो, आप लोगों को आइडिया नहीं है, बाद में जब आते हो ना 12th क्लास में हो जाते हो, या फिर जब कंपटीशन एक्चुअली फाइट करने लग जाते हो, तब रिग्रेट होता है कि मेरी क्लास 11th बहुत वीक रह गई है। समझ रहे हो तुम मेरी बात, इसीलिए कह रही हूँ, अभी तुम लोग, टाइम है तुम्हारे पास में, बिल्कुल प्रॉपर पेस से मेरे साथ चलो और प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ो, ताकि ये चीज़ें ना सारी दिमाग में बैठ जाओ। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन आए, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। लेकिन चैनल के साथ बने रहना है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और मैम इतने मेहनत कर रही है तुम्हारे लिए, तो उसके लिए लाइक बनता है नहीं बनता बॉस, डेफिनेटली, ठीक है जी। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है जी। कितने एटम है, अगर मान लो एक एटम है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है मैम, एक एटम। एक एटम का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल बता दो मैम, तो कोई बात नहीं, तुमने कहा मैंने बता दिया। ये एग्जाम्पल ले लो हाइड्रोजन का, नहीं, हीलियम ले लो। हीलियम क्या है, सिंगल एटॉमिक वाला हो गया ना, हीलियम हो गया। सोडियम एलिमेंट पड़ा हुआ है इस तरीके से, तो सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक हो गया। मैग्नीशियम, यानी कि जितने भी ना आपके पास में मेटल्स वगैरह होंगे ना, उनको अपने मोनो एटॉमिक दिखा सकते हैं। नोबल गैसेस ले लो, है ना, तो इनको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, हम इसको दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं क्या, मोनो एटॉमिक दिखा सकते हैं, आर्गन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है डाई एटॉमिक। डाई मतलब दो, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम है, दो एटम है। अब दो एटम का मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे, कोई आपको जो आता है आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा दो एटम लेने हैं, तो यानी कि H2O2, है ना। अब डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो इस तरीके से, ये भी ले सकते हैं। यानी कि डायटॉमिक में कोई भी दो एटम लेने हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। NO ले लो, ये भी गैस है हमारी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डायटॉमिक मतलब जिसमें दो एटम होते हैं। देन उसके बाद में आता है तीसरा केस, यानी कि ट्राई एटॉमिक। ऐसे ही आप टेट्रा एटॉमिक लिख सकते हो, है ना। पॉली एटॉमिक हो गया। तो ये आप आगे आगे बढ़ाते रहो, ठीक है जी। तो टेट्रा एटॉमिक मतलब क्या होता है, तीन एटम।
और 4 एटम अगर होंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, है ना। एग्जाम्पल कोई बता सकते हो तुम लोग? अरे ये तो पता होना चाहिए। ट्राई मतलब तुम लोग पढ़ के आए थे ओजोन, है ना। O3 3 एटम ऑक्सीजन के मिलके ओजोन बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक बोलेंगे। टेट्रा जैसे कि P4 ले लिया तुमने, अभी एग्जांपल बताया था, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में? ये टेट्रा हो गया। जरूरी नहीं है सेम हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। आप ट्राइएटॉमिक के अंदर CO2 ले सकते हो, है ना, NO2 ले सकते हो, H2S गैस ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो तुम्हें पता है। 3 एटम देखने हैं तुम लोगों को बस, ठीक है जी। अब P4 है, P4 के अंदर, अब ये P4 ले लिया, 4 एटम के अंदर आप लोग और ले लो, NH3 बन गया 4 एटम में, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? हमारी एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कितने एटम है मॉलिक्यूल के अंदर? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल एटम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर 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 मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि यार मेरे को ये बताइए C6H12O6 के अंदर, ठीक है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है जी। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, वीडियो पॉज कर लो। हाइड्रोजन एटम, और ऐसे ही तुम्हें बताना है ऑक्सीजन एटम, और फिर तुम्हें बताना है टोटल एटम, फिर तुम्हें बताना है टोटल एटम। तो चलो वीडियो को भी पॉज कर दिया जाए और मुझे बताना स्टार्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, बच्चे कार्बन 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 कितने? 6 दिख रहे हैं, तो याद लिख दो 6। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 12 दिख रहे हैं। और ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो गए? 24 एटम हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिसिटी बहुत बेसिक है। 24 ओवरऑल एटॉमिसिटी है, बट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, कार्बन के कितने? 6, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 12, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 6 एटम हो जाएंगे। इसी तरीके से एक एग्जांपल तुम लोगों को दे देती हूँ, H2SO4 में तुम लोग मुझे कमेंट से करके बताना है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पॉज कर लो, अभी टाइम स्टैम्प लगा दो उसके ऊपर और मुझे इसका आंसर बता दो। H2SO4 में इंडिविजुअल हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन जैसे यहाँ किया था, और टोटल बता दो मुझे, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद में बात करते हैं, बच्चे सब एटॉमिक पार्टिकल। पहले ये कहते थे कि एटम अकेला बेसिक यूनिट है, एटम के अलावा और कुछ बेसिक नहीं होता है, बट बाद में ये चीज़ डिसअप्रूव की गई। एटम में भी कुछ पार्टिकल्स पाए गए जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर सब एटॉमिक, ठीक है जी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 मिल रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब उसके बारे में तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? वैसे तो हम चैप्टर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम लोगों को एक सुपरफिशियल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये काम की चीज़ है मेरी, ठीक है, ये काम की चीज़ है। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो चैप्टर आएगा ना, अगला चैप्टर, उसके अंदर हम शिद्दत से डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी कितनी चीज़ ज़रूरी है, कितनी नहीं, वो चीज़ मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। बस जो मैं बोल रही हूँ उतना कर लो, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे मास, इन किलोग्राम्स आपको याद होना चाहिए, इसको लर्न करना है आपको। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रोटॉन के लिए 1.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -27 किलोग्राम्स है, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए भी सेम ही है, 1.67, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, कितना? 1.674 आ गया, और यहाँ पे 1.672 आ गया, हल्का सा डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन के। लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये बात तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है जी। ये बात याद रखनी है, लास्ट तक याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0.00091 इंटू 10 की पावर -27, या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg लिख सकते हो। ये ज़्यादा आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, वो सभी में -27 की टर्म्स में लिखना था ना, इसलिए उन्होंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, दिख रहा है ना, बहुत डिफरेंस होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट करते हैं हम, यूजुअली निगलेक्ट। काफ़ी बार देखोगे तुम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगलेक्टेड। क्यों भाई? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, चमका, इसी वजह से। उसके बाद अगर AMU में ले रहे हैं मैम, ये AMU क्या है, ये सारी बातें तुम्हें समझ आएगी। किलोग्राम को AMU में कन्वर्ट करके ये 1 और ये 0 ले लिया, नियर टू 1 और 0 ले लिया। चार्ज क्या है? रिलेटिव चार्ज, एक के कंपैरेटिवली दूसरे का चार्ज, तो ये +1। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से याद रखोगे, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो वो 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज होता है। यहाँ तक ओके है, क्लियर है। देन उसके बाद में चार्ज को अगर हम देखे चलेंगे, इसको किस में ले रखा है? कॉलम में ले रखा है, ये कॉलम में ले रखा है, ठीक है। तो +1.6, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैम में याद करवाते थे, क्लास 10 तुम सब पढ़ के आए थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तुम सबने पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या था? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था ना। किस किस को याद है? सच्ची सच्ची बताना। ये हैंड रेस होने चाहिए। अब हैंड रेस तो मैम नहीं देख सकते, तो ये कॉमेंट सेक्शन में तुम्हें एक्टिव होना चाहिए कि यस मैम हमें पता है। तो बच्चे, इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज जो होता है वो क्या होता है? प्लस या माइनस? इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, 1.16 के -19 रहता है। और प्रोटॉन में क्या कर दोगे? उसको प्लस लिख दोगे। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल, ये कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव,
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और एक्चुअल जो चार्ज कॉलम में है ये वो हो जाएगा। ठीक है जी, ओके चलिए। रिलेटिव और एक्चुअल का मतलब तुम्हें डिफरेंस पता है क्या होता है? अगर जिसको नहीं पता वो भी बता देती हूँ बच्चों। ये एक्चुअल में चार्ज है, यानी मान लो तुम्हारी एक्चुअल में ना एक्चुअल में नंबर आए, मान लो लेट्स से 10 मार्क्स आए तुम्हारे एक्चुअल में, कितने में से आए तुम खुद बताना। असली में मेरे नंबर आए मान लो 10 और मेरे दोस्त के नंबर आए 5। ठीक है जी, तुम्हारे नंबर आए 10 और तुम्हारे दोस्त के नंबर आए 5। एक्चुअल में नंबर तो अलग, मतलब 10 और 5 आए हैं। अब रिलेटिव कहेंगे तो तुम कहोगे कि मेरे नंबर मेरे दोस्त के नंबर से डबल आए। समझ रहे हो? वो रिलेटिव होता है। जैसे मम्मी कंपेयर करते हैं ना शर्मा जी के बेटे के साथ में, है ना, कि उसके तो नंबर तेरे से 4 गुना ज़्यादा आए हैं, है ना। तेरे नंबर, भले नंबर मेरे भी अच्छे आए हुए हो, लेकिन मम्मी की आदत होती है कि शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके नंबर जो है वो 4 गुना ज़्यादा आए हैं, 4 गुना बोल देते हैं वो, है ना। तो एक्चुअल में हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, उसके नंबर भी अच्छे आए हैं, बट वो कंपैरिजन हो जाता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव। अब जैसे चार्ज एक्चुअल में इतना था, चार्ज एक्चुअल में इतना था, रिलेटिव की बात जब आ जाती है, मतलब इसकी तुलना में इसका चार्ज कितना था, तो कहेंगे वैल्यू तो सेम है बॉस, बस प्लस माइनस का फर्क है, इस तरीके से। और इसके रिलेटिव में इसका क्या है, 0 ही है, तो ये 0 ही रहेगा, चमका। तो रिलेटिव निकालना हो, किसी को भी डिवाइड कर दो एक वैल्यू से, इसको डिवाइड कर दो इससे, डिवाइड कर दो इससे, सेम वैल्यू से सभी को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा रिलेटिव। ठीक है जी, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। बच्चे फिर भी कोई प्रॉब्लम लगता है ना तो तुम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम को कैसे दिखाते हैं? अब देखो, हमने क्या दिया, शर्मा जी का बेटा। अब शर्मा जी के बेटे की कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, कुछ पहचान होनी चाहिए कि शर्मा जी का बेटा स्पेक्स लगा के घूमता है ना, शूज पहनता है स्नीकर्स के, बहुत चीजें होती है बताने के लिए, है ना। तो उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो एटम की भी हम आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो सिंबल लगा देते हैं एक्स। यहाँ पे कोई सिंबल आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए O लगा दो, नाइट्रोजन के लिए N लगा दो। इसके सिर पे यहाँ पर उसका मास आएगा, मास को लिख देते हैं मास नंबर। क्या आएगा? मास नंबर। एटॉमिक मास नहीं बोल रही, मास नंबर बोल रही हूँ। और बेस पे, पैरों पे क्या आएगा? उसका एटॉमिक नंबर आएगा। क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट का सिंबल, है ना, ये सिंबल बन गया। उसके बाद में ये बन गया उसका मास नंबर, और ये बन गया उसका एटॉमिक नंबर। क्या बन गया? एटॉमिक नंबर। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है तुम लोग सब भी सोच रहे हो अभी तक तो सब कुछ मैम समझ में आ रहा है। यूं ही लोग बोलते हैं केमिस्ट्री हार्ड है। हाँ भाई, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, तुम लोगों ने बस अच्छी तरह सुना नहीं है, पता है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें हार्ड लगती है। तो इसको हम यहाँ पे डब्बे में बंद कर देते हैं, सुंदर सा। ये बन जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ किसको क्या प्रॉब्लम लगी? अब तुम कहीं भी देखोगे ना ऐसे चीजें लिखी हुई मिलेगी। अब हो सकता है ये यहाँ पे ना लिख के दिखाती हूँ तुम्हें कैसे कैसे तरीके। देखो एक्स, यहाँ पे जेड ए ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स जेड और ए यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं। अलग अलग तरीके हैं, बट ऊपर याद रखना हमेशा मास आता है। हमारा भार कहाँ पे आता है? सर पे आता है। कहते हैं ना हमारा भार कहाँ पे, हमारा भार हमारे सर पे आता है। तो मास नंबर जो है वो ऊपर आएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे आएगा, ठीक है, बेस पे आएगा। तो सिंबल लिख दिया हमने, उसके बाद एटॉमिक नंबर। अब ध्यान से सुनना बच्चे, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये अलग अलग तरीके बताए मैंने। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, हाँ भाई रुको रुको रुको, जरा सुंदर सा बना दो ताकि तुम बाद में ये मत कहो कि मैम ने गंद मचा दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बात समझ आई? क्या होता है ये? एनपी लिखा है मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं, जितने एटम के अंदर प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब मैम ये क्या बात हो गई बच्चे? यहाँ पे याद रखना, Ne क्या बोल दिया मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Ne रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे लिख दूं Ne का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन ये हमेशा मत कर देना, कल को आप अंधा होकर सुन लो, मेरे को पूरी बात सुना करो, इसीलिए कहती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। लेकिन ये किसके लिए होता है? न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल स्पीशीज केस में। अब ये क्या बात आ गई मैम? अभी तुम सारी बातें, पेशेंस रखो, तुम्हारे में पेशेंस नहीं है, तुम पेशेंस रखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले ये रहा तुम्हारा सिंबल, ऐसे लिखते हैं, सिंबल लिख दिया। अब होता है एटॉमिक नंबर, जो उसके पैरों पे लिखा जाता है, पैरों में होता है एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो आपको पता चल गया, एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जितने भी होंगे एटम के अंदर उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के भी कभी कभी बराबर होता है, कब? जब तुम्हारा एटम पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, जब एटम तुम्हारा बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद में मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है तुम्हारा मास नंबर। ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो इसको। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा मास नंबर। मास नंबर नॉट एटॉमिक मास, अलग होता है दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये नंबर है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नंबर इज ऑलवेज इन होल नंबर। ठीक है जी, तो ये नंबर है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं। अब मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल ले लूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, यहाँ लिख दिया 16 और यहाँ पे लिख दिया 8, चमकेगा। अब यहाँ पे मेरे पास में अगर मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए मैम जी कितने हैं प्रोटॉन, तो तुम कहोगे मैम 8 दिख रहे हैं प्रोटॉन, क्योंकि नंबर देखो जी, एटॉमिक नंबर कितना है, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, फिर तुम्हें सारी बातें निकालते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के नंबर के बराबर। तो प्रोटॉन यहाँ पर उतने ही हो जाएंगे 8, तो एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, जो इसके बेस पे था वो था एटॉमिक नंबर, यही बता रहे थे, अभी तक कहानी यही चल रही थी। बेस पे क्या है 8, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 8, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या बात समझ आ गई। और मैम ने कहा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब वो न्यूट्रल होगा। क्या ये न्यूट्रल है, यस मैम ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं है। देखो कहाँ दिख रहा है कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद अगर मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो मास कितना आ गया बच्चे, मास कितना है यहाँ पे टॉप पे हेड पे क्या है 16, तो मास नंबर हो गया इसका 16। और मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। अभी मैम आपने प्रोटॉन निकाले थे 8, तो अब न्यूट्रॉन की बारी। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको 16 में से माइनस कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन को, 16 में से माइनस करो नंबर ऑफ प्रोटॉन को, मतलब 16 माइनस 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 8। क्या बात समझ में आई। यानी कभी भी तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कैसे करोगे, मास नंबर में से माइनस कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तुम्हें निकल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ गई है, यहाँ तक क्या डन क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अभी मैंने ये न्यूट्रल के लिए किया, अब सेम कहानी मैं चार्ज के लिए करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। लेट्स से मैंने लिख दिया mg, यहाँ 12, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब समझ आया मैंने क्या किया, कुछ कहानी में ट्विस्ट आ गया, मैंने चार्ज लगा दिया 2 पॉजिटिव का। अब कहानी में ट्विस्ट तो आ गया, इसको सॉल्व करते कैसे। तो सबसे पहले आती है बारी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, जो इसके बेस पे होता है, यानी कि 12, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल के मिल गए। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गए हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें मैम, तो यहाँ पर चार्ज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, चार्ज दिखाई दे रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी ना जब, तो आपको देखना पड़ेगा चार्ज क्या है। 2 पॉजिटिव का चार्ज है, सोच रहे हो प्लस का चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, होने चाहिए थे 12, 2 कम हो गए। प्लस हमेशा याद रखा करो, प्लस का मतलब किसी ने उसको इलेक्ट्रॉन, किसी ने उपकार किया है, एहसान किया है, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब कि 12 होने चाहिए थे लेकिन उसने 2 निकाल दिए, माइनस हो गए उसके, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तुम शॉर्टकट याद क्या करो, जिस पे प्लस है उसको माइनस कर दो, यानी +2 है तो यहाँ पे -2 कर दो उसके इलेक्ट्रॉन को, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अगर माइनस होता तो उसको प्लस कर देते। ठीक है, माइनस वाला भी एग्जाम्पल बता दोगे अभी तुम्हें, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आ रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से माइनस कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना है बॉस 24, 24 में से माइनस कितना कर दिया 12 माइनस कर दिया, यानी 12 आ गए इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। इस तरीके से अपन निकालते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए। क्लोरीन लिखा, यहाँ पे लिख दिया 35 और यहाँ लिख दिया 17। ठीक है जी, चलो इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे, और इसमें माइनस चार्ज लगा देते हैं। अब निकाल के देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया, नंबर बेस वाला होता है। तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्या बन रहा है, और फिर मेरा कॉपी करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस चेक करना, कॉपी मत करना, क्रॉस चेक करना। तुम लोग भी ट्राई करो। ठीक है, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला बॉस। तो एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, तो यहाँ लिख दो 17, और यही हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास इतने आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बारी होती है तो वो क्या होता है, प्रोटॉन जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 17 ही थे, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या है माइनस का, यानी इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेना मतलब कि इसमें ऐड कर दो, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ, ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर मुझे निकालना है, देखो मास नंबर कितना है इसका, मास नंबर है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे। तो एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जब न्यूट्रॉन निकालने होते हैं तो क्या करेंगे,
मास नंबर में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटोन को, यानी कि 35 में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटोन यानी कि 17। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? यहाँ तक मुझे क्या लग रहा है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट तो चमक रहा है। हाँ या ना बोल दो एक बार। क्या सभी को क्लियर है? तो बच्चे कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा अपने पास में। 18 आ जाएगा अपने पास में, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ऐसी एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगी, तुम लोग होमवर्क में क्वेश्चन करना और मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन दे देती हूँ, चलो एक की बजाय 2 दे देती हूँ, क्योंकि कुछ होमवर्क करोगे ना जब तक तुम होमवर्क क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं है। तो बच्चे होमवर्क क्वेश्चन लिखना कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका, अपने आप दिमाग लगाना, जिसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर उसका कौन सा बता रहे हैं, उसका हमने एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, ठीक है जी, और मास नंबर है 23। उस पर चार्ज कितना है? उस पर चार्ज है +1 का। तो तुम्हें एटम बताना है कौन सा होगा, और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्या होंगे। ठीक है जी, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चार्ज। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर सुपरफिशियली, अब डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। चार्ज एटम जिसको अपन बोलते हैं आयंस, यानी कि अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी करी तो उसको अपन क्या कह देंगे? आयन बोल देंगे। उसने इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी कर दी। इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी करी मतलब उसने अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक एटम है ए, उसने अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव को निकालेगा तो पॉजिटिविटी आएगी ना। हमारी लाइफ से अगर हम नेगेटिव लोगों को जितनी दूर निकाल देते हैं ना, उतने ज़्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव लोग को निकाला और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से केमिस्ट्री वैसे पता है सही में हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? कैटायन बन गया, इसको बोलेंगे कैटायन। अगर मान लो तुमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसके अंदर से, तो इसके 2 पॉजिटिव का जितने निकालते रहोगे उतना प्लस बढ़ता रहेगा। एक निकालोगे 1 प्लस, 2 निकालोगे 2 प्लस बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक और निकाल दो तो 3 प्लस आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कैटायन, जो यहाँ बनते हैं। और ये कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, क्योंकि निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पॉजिटिव वालों के पास कम होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए ना, इसी वजह से, ठीक है। और नेगेटिव वाले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, कोई एटम बी है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा? B- बन जाएगा। नेगेटिविटी ले रहा है वो अपने दुनिया, मतलब वो कहते हैं ना, हम ही बेवकूफ़ थे जो हमने नेगेटिव लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। उनको एक्सेप्ट करने की वजह से हम भी नेगेटिव बन गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही B- ने मान लो एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो B2- आ जाएगा। जितना ही नेगेटिव लेता रहेगा उतना नेगेटिव आता रहेगा, ठीक है जी। इनको बोलते हैं एनायंस, ये एनायन होते हैं। और अगर इनकी बात करी जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। एनायन के पास में ये सीन रहता है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो कोई एनायन है, मान लो F नेगेटिव है, F माइनस, तो फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका 9 रहता है। 9 इसका एटॉमिक नंबर रहता है, मतलब कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9 है। लेकिन जब बारी आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ नेगेटिव चार्ज कब बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और पॉजिटिव कब बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को निकालने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन एक लिया तो एक नेगेटिव आ गया, तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। माइनस वाले को प्लस करना है, प्लस वाले को माइनस करना है। जब नेगेटिव है तो प्लस करा हमने, तो टोटल 10 हो गए। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। और अगर ऐसे यहाँ पे ले ले, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव लिख दिया मैंने, नंबर 13 होता है इसका, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? इसके पास 13 हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 13, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बच्चे? 13 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बारी आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर इसने प्लस का, मैंने कहा था ना प्लस है तो माइनस कर दो, तो प्लस है कितना? 3 प्लस है तो 3 माइनस कर दो, तो 13 - 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 13 - 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गया एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास से तो मैम पिज़्ज़ा की याद आ गई है। कैसे? चलो, अब जब भी एटॉमिक मास बोलूँगी ना, या जब भी ना कैफ़े शैफ़े में जाके पिज़्ज़ा खा रहे होंगे ना, अब तुम्हें याद आएगी एटॉमिक मास की। वहाँ पे गुंजन मैम तुम्हें याद आ जाएगी, तुम्हारी जीजी मैम याद आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है। अब एटॉमिक मास देखो, पता है तुम लोगों को, अगर ना थोड़ी सी बात, थोड़ी हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट हो,
ऐसे तो मैम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई बात नहीं, सुन लो मेरी बात, मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, बट हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सुनाती हूँ। तो यहाँ पे होता क्या पहले, अब तुम्हें पता है किलोग्राम क्या है? किलोग्राम तो हम किलोग्राम होता है। कोई पत्थर पुत्थर पता नहीं कहाँ का लेके उसको बोल दिया था वो है 1 किलोग्राम, उसके रिलेटिव सारी चीज़ें करते हैं। यानी कि जैसे तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी मम्मी कैसे कंपेयर करती है शर्मा जी के बेटे के साथ में, करती है ना, कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो तो तुम्हारी इंटेलिजेंस चेक होगी शर्मा जी के बेटे के साथ में कंपेयर करके, है ना। ऐसे मान लो तुम ना किसी पिज्ज़ा वाली जगह पे चले गए, तो तुमने क्या किया, तराजू होते ना, तराजू पे तुमने ये जो दिख रहा है ना तुम्हें पिज़्ज़ा, इस पिज़्ज़ा के ना तुमने 12 पीसेस कर दिए। तुमने क्या किया, इस पिज़्ज़ा के तुमने 12 पीसेस कर दिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 नहीं, एक हो रहा क्या, ये हो गया हमारे 6। अब टोटल 12 पीसेस कर दिए हमने। ये कितने पीसेस कर दिए? 12 पीस कर दिए इस पिज़्ज़ा के, ठीक है। मैम छोटा सा पिज़्ज़ा तो बड़ा साइज़ का मंगवाना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं, तुम बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा मंगवा लो, लेकिन तुम्हें 12 पीसेस करने हैं, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक ये जो पीस था ना, एक पीस ये तराजू पे रख दिया इस तरीके से, इसको कर दिया 1/12। ये 1/12 होगा ना, 1/12 हिस्सा होगा ना, आधा करते हैं तो 1/2 होता है, 3 गुना करते हैं तो 1/3। तो तुमने 1/12 पीस ले लिया इधर, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, ध्यान से सुनना, नहीं तो रटते रहते ना पूरी लाइफ टाइम, चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो तुमने क्या किया, तराजू में ना एक साइड रख दिया 1/12 किसका, इस पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पिज़्ज़ा मास यूनिट, पिज़्ज़ा मास यूनिट, PMU बोल दो, पिज़्ज़ा मास यूनिट, ठीक है। तो तुमने इसको क्या दिया, अपनी मर्जी से ये बोल दिया कि 1 PMU है ये, तुमने अपनी मर्जी से क्या दिया इसको, जैसे 1 kg लिखते हैं ना, ये 1 PMU, ठीक है जी। तुमने इस तरीके से अपनी मर्जी से, तुम्हारे पास कोई वेट वगैरह कुछ नहीं था, जो पत्थर वगैरह रखते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने किलोग्राम वगैरह कोई यूनिट नहीं ली, तुमने अपनी यूनिट डिस्कवर करी। कैसे? तुमने पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा का, मैम ये तो मज़ेदार है ना, पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा का 1/12 पार्ट लिया और उसको अपने तराजू के एक साइड रख दिया, और मेरी तरफ से मैंने मान लिया इसको कि ये मेरा है 1 पिज़्ज़ा मास यूनिट, PMU, ठीक है, समझ आया। अब तुम्हें जिसका भी मास निकालना है उसको तुम यहाँ पर रखते जाओ। तुम्हें किसका मास निकालना है, तुम्हें बर्गर का मास निकालना है, तुम्हें तुम्हारे मान लो लावा केक का मास निकालना है, तुम्हें तुम्हारे जो ड्रिंक्स है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसका मास निकालना है, राइट। तो तुम्हें जिसका भी मास निकालना है, तुमने उसको अननोन को यहाँ पे रखते गए और इसके कंपैरेटिवली चेक करते गए, ये इसका 2 गुना आ रहा है, इसका 3 गुना आ रहा है। जैसे शर्मा जी के बेटे को एक साइड बैठा दिया और एक साइड तुम्हें बैठा दिया, दोनों का IQ लेवल चेक कर रहा है, तो वो कहते हैं शर्मा जी के बेटे से डबल लेवल है, शर्मा जी के बेटे से आधा लेवल है, तो इस तरीके से वो कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे पिज़्ज़ा से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेशन, रिलेटिव, तुलना करना, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव, राइट, रिलेटिव लिखेंगे। अच्छा जी मैम बहुत कुछ हो गया, ये पिज़्ज़ा वाली बात हो गई, अब केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो बस इतनी सी बात तुम्हें समझ आई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जिसका भी अननोन का मास निकालना होता है उसका मास इस तरीके से निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं एटम्स की। बच्चे सबसे पहले तो इतनी कहानी कर क्यों रहे हैं मैम, नॉर्मल किलोग्राम ग्राम क्यों नहीं लेते? एटम बहुत छोटा होता है, मानते हो? इतने छोटे एटम को तुम ग्राम किलोग्राम में वैल्यूज लिखोगे ना, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएगी, है ना, × 10 की पावर समथिंग समथिंग करके आएगी माइनस में, तो वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है। अब गोल्ड को मान लो तुम वेट करने जाते हो, गोल्ड खरीदने जाते हो, क्या किलो में लेके जाते हो? नहीं ना, कहते हो ना गोल्ड का तोला का बोलते हैं अपन, तोला का वेट होता है। ऐसे ही एटम को भी हमें कोई यूनिट देनी पड़ेगी जो बहुत छोटी हो, क्योंकि एटम छोटा है ना। तो अब अपने लोगों ना अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें होती है। गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम ग्राम्स में लेते हैं, है ना, किलोग्राम में नहीं लेते हैं। और अगर मान लो कोई बड़ी सारी चीज़ लेनी होगी, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह होगी, वो किलोग्राम्स में होती है। तो ये अलग अलग चीज़ों की अलग अलग यूनिट ली जाती है। तो एटम का मास को कैसे लिया जाता है, एक तरफ इसी तरीके से हमने तराजू में क्या लिख दिया, तराजू ले लिया, तराजू में हमने क्या ले लिया, 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे सिर्फ रट्टे मार के बैठते हैं, उनको पता ही नहीं होता इसका मतलब। बच्चे 1/12 ऑफ कार्बन 12 ले लिया एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमें जो चीज़ का, जिस एलिमेंट का, हाइड्रोजन का निकालना है हाइड्रोजन रख दो, ऑक्सीजन का निकालना है ऑक्सीजन रख दो, किसी नाइट्रोजन का निकालना है नाइट्रोजन रख दो। तो हमने कार्बन को एज रेफरेंस चूज किया, उसका 1/12 पार्ट लिया, उसको हमने अपनी मर्जी से क्या बनाया, पिज्जा मत बोल देना, इसको हमने बनाया 1 AMU। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम 1 AMU, या फिर 1U लिख दो, ठीक है जी। U का मतलब यूनिफाइड मास, U का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास,
यूनिफाइड मास। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया मेरे पास में, यूनिफाइड मास, यानी कि AMU हमारे पास यूनिट टू मेजर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी तुलना में हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, फलाना फलाना का निकाल रहे हैं। तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मास किसी एटम का डिवाइड कर दो किससे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 से। बात समझ आ गई है क्या, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक कोई भी फंडे में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा लोग तुम पूछ सकते हो। ठीक है जी, क्या यहाँ तक सभी को चमका? अब मास ऑफ कार्बन का, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, इतना मास होता है, ये याद रखना, 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम होता है एक कार्बन एटम का मास। और उसका क्या कर दो, 1/12 कर दो, उसका क्या कर दो, 1/12 कर दो। बताऊं कैसे करोगे, 1/12 करोगे तो हमारे पास में ग्राम में है, तो यहाँ पर देखो मास ऑफ वन कार्बन एटम किस में आ रहा है, ग्राम में। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम यानी कि 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास में, ये बन रहा है हमारे पास 1 AMU, ये बन रहा है मेरे पास 1 AMU, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी इसका मास जो है 1/12 कर दो, वो बन जाएगा मास ऑफ वन कार्बन एटम। क्या बात यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक फंडा समझ में आया? यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम लग रही है तो तुम पूछ सकते हो। तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एटम जो भी है उसका एटम का मास डिवाइड कर दो किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से, यानी इससे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ तक आई गेस, यहाँ तक सारी की सारी कहानी जो है वो क्लियर रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। अब एवरेज का मतलब क्या बच्चे, एटम का मास तो अब समझ आ गया हमें, 1/12 ऑफ कार्बन 12 करते हैं उसको हम बोलते हैं, उसके रिलेशन निकालते हैं तो पता चलता है उसका मास क्या होता है। अब होता क्या है, आपने क्लोरीन का मास पता है, किसी को पता है क्लोरीन का मास, कोई भी जानता है तुम में से क्लोरीन का मास कितना होता है? अगर कोई जानता है तो जरूर मुझे बताना। हाँ जी, कोई जानता है क्लोरीन का मास कितना होता है? तो क्लोरीन हमारा पता क्या होता है, 35.5 लिखते हैं क्लोरीन के मास, 35.5 लिखते हैं क्लोरीन के मास को। ये क्या बात हुई मैम, अभी तो आपने कहा था मास को फ्रैक्शन में कैसे लेके चल रहे हो, मास नंबर तो हमारा नंबर में होता है। तो यहाँ पर मेरी बात सुनो, एक्चुअल में कोई भी क्लोरीन ऐसा है ही नहीं जिसका मास नंबर 35.5 है, हम एवरेज निकाल रहे हैं। क्या है ये एवरेज, तो यहाँ पे सुनो, हमारे पास एक क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 35 और नंबर होता है 17, और दूसरा क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 37 और नंबर होता है 17। बात समझे, इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं इनको, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है सेम और जिसका मास नंबर होता है डिफरेंट, जिसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ एटॉमिक नंबर 17 लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, तो इसका कुछ वैल्यू कितना होता है, मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ। इसका वैल्यू होता है 75%। नेचर में नेचुरल अबंडेंस कहा जाता है टर्म। क्या होता है मैम नेचुरल अबंडेंस, यानी नेचर में ना कितना अबंडेंट है। ठीक है, मान लो तुमने क्लोरीन का सैंपल लिया, तुम्हारे पास एक सैंपल था क्लोरीन का, उसमें 75% आपको ये वाला क्लोरीन पाया जाएगा, चमका, और आपको 25% ये वाला क्लोरीन पाया जाएगा, 25% आपको ये वाला क्लोरीन पाया जाएगा। ये होता है नेचुरल अबंडेंस की एग्जांपल में मेरे पास में 75% जो क्लोरीन होगा ना वो डेफिनेटली ये वाला होगा और 25% नेचर में ये वाला क्लोरीन पाया जाएगा। ठीक है जी, अब हमें अब देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार बैठ के ये तो नहीं करेंगे कि चलो क्लोरीन यूज कर रहे हो तो क्लोरीन का मास निकालो, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आपने एवरेज मास लेना सीखना है। एवरेज मास कैसे निकालते हो, आ जाओ इधर। एवरेज मास निकालना होता है एवरेज एटॉमिक मास। कैसे करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, आप सम कर लो किसका, उसका परसेंटेज, उसका मास प्लस करो, यानी कि परसेंटेज ऑफ जो भी फर्स्ट स्पीशीज है उसकी, है ना, फर्स्ट एलिमेंट का आइसोटॉप है इसका फर्स्ट, है ना, प्लस इनटू उसका मास, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड स्पीशीज जो हो गई इनटू उसका मास। ठीक है जी, सेकंड स्पीशीज का, ये फर्स्ट स्पीशीज का है, सेकंड स्पीशीज का डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो वैसे भी आपको पता ही है। तो आपको क्या करना होता है, इसका समेशन लेना होता है। क्या करना होता है, समेशन लेना होता है। तो यहाँ डिवाइड कर दिया किससे, यहाँ डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। यानी जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे सॉल्व करके सारा क्लियर करते हैं अपन, तो यार यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे कितनी परसेंटेज है, 75% है। 75% इंटू उसका मास कितना है, 35 उसका मास है, तो 75 इंटू 35 प्लस सेकेंड वाला है हमारे पास में 25%, तो 25 इंटू 37 उसका मास है, तो 37, राइट। डिवाइड कर दो किससे, 100 से। डिवाइड कर दो किससे, 100 से। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या कर रहे हैं हम, 75% इंटू 35 जो कि उसका मास नंबर था, 25% इंटू 37 जो कि उसका मास था, डिवाइड कर दिया किससे, 100 से, तो क्योंकि परसेंटेज निकालनी है मुझे। तो इससे कहते हैं, इससे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 35.5 AMU आ जाएगा, क्योंकि हम एवरेज मास निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते हो एवरेज।
एवरेज एक्चुअल में आपको बताया जाए, क्लोरीन कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसका मास 35.5 है। अभी तक हम लोगों को 10th क्लास में यही पढ़ाया जाता, क्लोरीन को रट्टा मार लो 35.5 मास होता है उसका। बट हैरानी की बात यह है 11th में आकर समझ आता है कि कोई क्लोरीन ऐसा है ही नहीं जिसका मास 35.5 है। क्लोरीन का जो 35.5 है वो एवरेज मास है, बच्चा लोग समझे। तो क्लोरीन का ये एवरेज मास होता है, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हमने एवरेज बोल दिया कि क्लोरीन होगा तो उसका मास इतना ही लिया जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसी हाइड्रोजन जो होता है वो भी, हाइड्रोजन का मास तुम 1 लेते हो, 1.000 समथिंग होता है, लेकिन हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन खुद, फिर प्रोटियम, प्रोटियम जिसको बोलते हैं हम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। तो ये होता है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम, तीनों का कलेक्टिव मास लेते हैं, एवरेज लेते हैं, और वो 1 पॉइंट समथिंग आता है जिसको हम नियर टू 1 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन का मास जो लेते हैं 1 AMU, ये भी क्या है, इसका एवरेज मास ही है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, NCERT साफ साफ चिल्ला के इक्वेशन देता है तुम लोगों को और तुम्हें वो सॉल्व करना होता है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व तुम करोगे, मैं तुम्हें आइडिया बता देती हूँ। आर्गन के 3 आइसोटॉप है, 36, 38 और 40 वाले। ठीक है, तो तुम्हें उसके परसेंटेज दे रखे, आइसोटॉपिक मास और उसकी एबंडेंस। सॉल्व करेंगे, कैसे किएंगे, चलो इधर देखो। अब देखो ये 99 इतना ज़्यादा है तो इसके नियर टू ही आएगा आर्गन का मास। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे तो 35.96755 इंटू उसका परसेंटेज 0.337। ऐसे दूसरे वाले को ले लो, 37.962 इंटू 0.063। ऐसे तीसरा वाला ले लो, 39.9 इंटू 99.6। डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो 100 से, डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो 100 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा नियर टू कितना हो जाएगा, 40 के नियर टू ही हो जाएगा, मतलब 39.9 समथिंग ही होगा और नियर टू 40 हो जाएगा। वो आपका आर्गन का मास होता है एवरेज वाला, और तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये इस तरीके से एवरेज मासेस निकाले जाते हैं। तो मुझे लगता है अभी तक जो भी मुझे सुन रहा होगा उसके दिमाग में एवरेज मास की तो कहानी क्लियर हो गई होगी, हाँ या ना बोल दो। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगले टॉपिक पे जाते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसी के रिलेटेबल एक और क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एक और क्वेश्चन आता है, मैं वो भी क्वेश्चन तुम्हें आइडिया देती हूँ ताकि तुम उसको सॉल्व कर पाओ। देखो मेरा काम तुम्हें ये सेशंस के थ्रू डिटेल में पढ़ाना है, नहीं तो वन शॉट जो तो है ना वो इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में डालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, क्विक रिवीजन करवा दूंगी। लेकिन अभी तुम सभी बच्चों को जो बिल्कुल नए आए हैं, फ्रेश बच्चे हैं, उनको पूरा डिटेल लेक्चर देखना जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो दिमाग में नहीं स्ट्राइक करेंगे। सोचो ना कि अगर आप कोचिंग में जाते हो तो ये चीज़ें बहुत लंबी खींचती है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो मुझे पता है आज के टाइम पे हमें ना फटाफट वाला ज़माना आ गया कि स्पीड में सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पीड में तुम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में नहीं बैठते, समझ रहे हो। स्पीड में वन शॉट्स किस लिए होते हैं, ताकि तुम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम तुमने पहले वो अब रिवाइज कर सको, समराइज कर सको। इसीलिए वन शॉट्स आर इनफ इन दैट पर्टिकुलर केस, नॉट एवरी टाइम। ठीक है, उसी सेंस में जब आपको रिवीजन करनी है, जब आपने एक बार पढ़ चुका है, अभी नहीं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपको बोल देते हैं एक एलिमेंट है जिसकी एलिमेंट है, मान लो क्लोरीन वाला ले लेते हैं। एन एलिमेंट, एक क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है जिसका मास कितना है, मास नंबर अपने पास है 35, उसका परसेंटेज अबंडेंस है X%। ठीक है, उसका परसेंटेज हमें नहीं पता। और दूसरा एलिमेंट है, एलिमेंट को आइसोटॉप फर्स्ट हो गया और एलिमेंट का आइसोटॉप सेकेंड हो गया, उसका मास नंबर कितना हो गया, 37 हो गया, है ना। और उसका एवरेज एटॉमिक मास तुम लोगों को बता दिया, एवरेज एटॉमिक मास बता दिया तुम लोगों को कितना, 35.5। तो आपको निकालनी है उसकी परसेंटेज अबंडेंस। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी, किस किस की कितनी कितनी परसेंटेज होगी, तो तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है। तो तुम्हें पता ही एवरेज एटॉमिक मास आम निकाल देते हैं। आम कैसे निकालोगे, परसेंटेज इंटू मास ऑफ फर्स्ट इंटू परसेंटेज ऑफ सेकेंड, है ना, इंटू मास ऑफ सेकेंड अपॉन 100 कर दो। तो परसेंटेज कितनी है फर्स्ट की, देखो 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 देखो, परसेंटेज हमें नहीं पता तो तुम लिख दो X%। ठीक है, और उसका मास कितना है तुम्हारे पास में, 35 है, लिख दो 35 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड। अब देखो एक X है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 100 - X, तो यहाँ लिख दोगे 100 - X। और उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी बच्चों, परसेंटेज उसकी हम सॉरी ये परसेंटेज थी और उसका मास नंबर क्या था 37, तो यहाँ लिख दोगे 37। ठीक है जी, ये हो जाएगा, डिवाइड कर दो 100 से, डिवाइड कर दो 100 से, और यहाँ पे एवरेज कितना दे रखा है उसका मास 35.5। इस तरीके से तुमने परसेंटेज निकाल दो, यानी X निकाल दो, वैल्यू X निकल जाएगी तो 100 - X निकल जाएगी। इस तरीके से तुमने X निकाल लिया। X निकल के कितना आ जाएगा, अभी तो तुम्हें सॉल्व करके दिखाया था, X कितना निकल के आएगा, निकाल के देखना। अगर 25% आ रहा है तो तुम सही कर रहे हो, नहीं नहीं 75%, है ना, ये 35 वाले का बोल रहे हैं ना, ये 75% आएगा इसकी वैल्यू।
75% आएगी इसकी वैल्यू। इस तरीके से एवरेज मासेस निकाले जाते हैं। आई ट्रूली बिलीव कि ये बात तुम्हें समझ आई होगी। तो अगर हमने एटॉमिक मास निकाल लिया तो अब मॉलिक्यूलर मास कौन सी खेत की मूली है, मॉलिक्यूलर मास बहुत ईजी है। तो हमने क्या किया, वही हमने तराजू लिया, तराजू के 2 एंड्स लिए, एक में कार्बन का 1/12 कार्बन 12 का 1/12 ले लिया, एक 12th पार्ट ले लिया, 1/12 पार्ट ले लिया, और दूसरी तरफ जिसका निकालना है, जिस मॉलिक्यूल का निकालना है, बच्चे इस बार मॉलिक्यूल ले रखा है, पिछली बार हमने एटम लिया था, इस बार हमने क्या लिया, मॉलिक्यूल लिया। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, राइट। तो उसको हमने कंपेयर कैसे करें, कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर टू द मास ऑफ एटम ऑफ 1/12 लिया करो, 1/12 है ना, कार्बन के 1/12 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ तक आई जस्ट बिलीव कि आपको मास ऑफ ये जो कहानी चल रही है ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, ओके, क्लियर है, डन डन आडन, चलिए ओके। चलो अब बात करते हैं, अगर मान लो CO2 का मास निकालना है, एक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, और 2 ऑक्सीजन मतलब 2 × 16 कर दोगे, तो 12 + 32 यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास में 44 एटॉमिक। जब हम लेवल पे पढ़ते हैं, है ना, जब छोटी छोटी यूनिट बताते हैं तो U लगा दिया करो, ठीक है, U लगा दिया करो। इसी तरीके से मान लो तुम्हें निकालना H2SO4, तो इसका एटम का मास, इसका मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो 2 × हाइड्रोजन का मास यानी 1, सल्फर का मास यानी 32, 4 × ऑक्सीजन का मास यानी 16। बात समझ आ रही है कैसे कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें मास पता होने चाहिए, जब तक तुम्हें मास नहीं पता तब तक तुम कहानी नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो तुम्हें मास पता होने चाहिए। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2 + 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64, है ना। ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 98 U आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। छोटी लेवल पे हम इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन करके बताना, C6H12O6 का निकालना है तुम्हें मॉलिक्यूल का मास, तो तुम कैसे निकालोगे, कितना निकालोगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आई जस्ट ट्रूली बिलीव तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। जब हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, ग्राम्स के अंदर, किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, ये बहुत बार लिखा मिलेगा आपको, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं है ये, एटॉमिक मास U में होता है, ठीक है जी, नॉट इक्वल टू एटॉमिक मास। बच्चे एटॉमिक मास किस में होता है, एटॉमिक मास U में होता है। एटॉमिक मास अलग है, ग्राम एटॉमिक मास अलग है, ऑल्दो दोनों की वैल्यू सेम है। अभी समझो, अभी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर सुनना है। एटॉमिक मास अलग होता है, ग्राम एटॉमिक मास अलग होता है। अगर मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कार्बन है, मेरे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, तो बच्चे कार्बन का एटॉमिक मास है 12U लिख देते हैं, ठीक है जी। लेकिन 12U का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक कार्बन का एटम है, ये एक कार्बन के एटम का मास बताया जा रहा है, एक कार्बन के एटम का मास बताया जा रहा है। अगर मैंने कहा कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, तो यही सेम वैल्यू लिखोगे लेकिन ग्राम के अंदर, किसमें 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है जी, 12 ग्राम हो जाएगा। लेकिन ये एक कार्बन एटम के इक्वल नहीं है। एक कार्बन एटम का मास सोचो, एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होगा, इतना बड़ा एटम होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम दिमाग लगा के देखो, 12 ग्राम, ग्राम, हाँ ग्राम की बात कर रहे हैं। सोना ले लोगे ना 12 ग्राम, हिल जाओगे, 1 लाख से ऊपर चल गया वो, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे हम क्या बात करेंगे, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास यानी सेम वैल्यू। अब तुम्हें पता क्या है, कार्बन का मास पता है तुम्हें 12, अगर कार्बन का एटम का मास बोलते हैं तो तुम लिखोगे U में, अगर बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास तो तुम उसको लिखोगे ग्राम में। लेकिन ये एक कार्बन का मास नहीं है, दिमाग लगा लो, इतना सा सोच सकते हो, 12 ग्राम एक कार्बन एटम का मास होगा, बेवकूफ समझेगा, छोटा सा होता है, दिखता भी नहीं एटम, है ना, इतना माइक्रोस्कोपिक, ये नहीं होगा, ठीक है, एक कार्बन एटम नहीं है। एक्चुअल में ये बताऊंगी आगे जाके तुम लोगों को, Na एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम का मास है, इतने कार्बन एटम का मास है, ये आगे जाके क्लियर करूंगी मैं, ठीक है। तो ग्राम में जब इस सेम वैल्यू को लिखी हुई है तो ग्राम का मतलब वो एक एटम का नहीं होगा। ऐसे ही तुम लोग लिख लो, हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास Am लिख दूं, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1U हो जाएगा, और जब ग्राम एटॉमिक मास Gam लिख देंगी, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 ग्राम, जो कि नॉट इक्वल टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है ना, हाइड्रोजन का जिसका मास है 1U, लेकिन 1 ग्राम इज नॉट फॉर 1 एटम, 1 ग्राम इज फॉर
Na एटम। अभी बताऊंगी इसको, आगे वाले लेक्चर में करेंगे जब मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ, देखो मैं ये सही बता रही हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं करा रही जिसको क्विकली रिवाइज चाहिए, ये उन बच्चों के लिए जिसको डिटेल में शिद्दत से समझना है, जो पढ़ने के लिए आए हैं, जिन्होंने अभी अभी जस्ट स्टार्ट करी है और जिनको एक्चुअल में समझना है चीज़ों को। ये क्विकली रिवाइज हो सकता था, इतनी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारे दिमाग में स्टेबिलिटी आएगी और समझ आएगा कि यार केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन का, तो कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का मतलब 32, 32 प्लस 12 करेंगे 44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 44U। ये आ जाएगा तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का मास, ठीक है जी। अगर बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर, जब बात आ जाए ग्राम, मतलब सेम ही वैल्यू होगी लेकिन वो ग्राम में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना आ जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम, ठीक है जी। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल बोल दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दो, तो ये कितना बन जाएगा, 44 ग्राम, जो कि किसके इक्वल होगा, Na मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 होती है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कहानी जो है वो धीरे धीरे करके क्लियर हो रही होगी, राइट एवरीवन। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है सभी को, हाँ या ना बता दो एक बार, यस यस यस। चलो बहुत शानदार, अगर यहाँ तक समझ आ रहा है मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत स्टेबली काम कर रहा है, राइट। अगर ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि H2SO4 ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 98U हो जाएगा, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा। लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के इक्वल नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये किसके बराबर है, फिर ये किसके बराबर है, ये Na मॉलिक्यूल के बराबर है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी, Na मॉलिक्यूल के बराबर है, राइट ओके। ऐसे एग्जांपल तुम लोगों को अब इतने मैम ने करे तो तुम लोग भी करोगे, ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना। C12H22O11 का मॉलिक्यूलर मास कितना है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, यूनिट के साथ बताना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो आगे करते हैं, अगले हैं आइसोटर्म्स। आइसोटर्म्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरी इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस में आ जाता है बच्चों। आइसोटर्म, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, सेम। अब आइसोटॉप्स, आइसोटॉप सबसे पहला होता है। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, जिसका अभी बताया था मैंने, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन मास नंबर जो होता है ये वो डिफरेंट होता है। उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं अपन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के ले लो, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन 13। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 1 1। इसका मास नंबर क्या होगा, ऊपर जो है सिर पे जो है 1 2 और 3, है ना, बताया था ना, जो सिर पे होता है उसको बोलते हैं मास। तो ये 1 2 3 बन जाएगा इसका मास नंबर। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन की बात करी, ठीक है जी, यहाँ पर तक हमने हाइड्रोजन की बात करी। अब देखो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटोन कहूँ, नंबर ऑफ प्रोटोन, एक काम करते हैं प्रोटोन की बात करते हैं। तो प्रोटोन कितने हैं इसके अंदर बच्चे, सभी के सही बताएंगे। प्रोटोन कितने हैं, प्रोटोन जितना एटॉमिक नंबर होता है तो नंबर ऑफ प्रोटोन इसके बराबर ही हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास में से माइनस करेंगे प्रोटोन को, राइट। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक और कहानी है, सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी एडवांसमेंट है। क्या कि अपने पास एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस किसका होता है, मास नंबर का। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। अब बात समझ आई। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी अपन ऐड कर सकते हैं कि आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल, अरे 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 सेम 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 केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है जी, ये सही कर लेना। क्या बताया, दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। हाइड्रोजन की, ड्यूटेरियम की, ट्रिटियम की, तीनों आइसोटॉप, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन 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 फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास इसकी एक और पॉइंट है। उसके बाद जनरली जो हैवी वाले होते हैं ना, ये वाला जैसे हैवी वाला, ये क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। तो जनरली हैवी वाले होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अभी कहाँ पे काम आएंगे मैम, बच्चे ये आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यूज के अंदर, वहाँ पे काम आते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो हाँ, जनरली हैवी वाले जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। और यहाँ पर हम कौन सा मास यूज़ करते हैं, एक्चुअल मास नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो लड़ाई करेंगे कि मेरा मास यूज़ करो, मेरा मास यूज़ करो, मेरा मास नहीं। 3 है तो तीनों का एवरेज जो अभी निकाला था ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं।
उसके बाद ये भी कुछ टर्म्स है, क्विकली रिवाइज करेंगे। आइसो बार, बार बार से याद रखना है, क्या आइसो बार से याद रखना है कि भैया इस बार नंबर डिफरेंट है, उल्टा कर दो उसको, ठीक है, नंबर डिफरेंट है और इस बार मास नंबर सेम है, ठीक है। क्या बोला मैंने इसके अंदर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। लेट्स से कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हमारा 20, मास नंबर होता है 40। आर्गन ले लो, इसका 18 और मास नंबर होता है 40। तो दिख रहा है तुम लोगों को, यस मैम, यहाँ पे क्या है, नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर जो है वो सेम हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। अब इसकी खासियत क्या है, अब इसकी खासियत कुछ भी नहीं है भाई, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट ही है, ना तो इसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेम होगी ना एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, वो कोइंसिडेंस आ गया कि इनका मास नंबर सेम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब नाम से समझ आ रहा है, सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे मैम, जैसे Na पॉजिटिव ले लो, Mg2 पॉजिटिव ले लो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले लो, ठीक है जी, F नेगेटिव ले लो, राइट, N3 नेगेटिव ले लो, O2 नेगेटिव ले लो। तो ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन। कैसे मैम, तो देखो इनका सबका एटॉमिक नंबर पता है तुम्हें, मैं नहीं पता तो बता देती हूँ, 11, 12, 13, 9, 7 और ये 8, ये एटॉमिक नंबर है। लेकिन इस पे जो चार्ज है उसका मैंने बताया ना, एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, है ना, याद आ रहा है, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा इसका चार्ज। तो 11 है, 11 में से प्लस है ना, प्लस का मतलब माइनस कर दो और माइनस का मतलब प्लस कर दो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो 11 में से -1 कर दिया, 10 रह गए। 12 में से -2 रह गया, 10 कर दिए। 13 में से -3 कर दिया, 10 रह गए। 9 में से -1 यानी कि +1 कर दो, माइनस का मतलब +1, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में +3 कर दो, 10 हो गए। 8 में +2, -2 है तो +2 करेंगे यानी कि 8 + 2 10 हो जाएगा। तो सभी के इलेक्ट्रॉन्स क्या है बचा, सेम ही तो है ना, सभी के इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। सो इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम दैट मीन्स इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। देन मूविंग ऑन टू, यहाँ तक मेरे को लग रहा है अब तो ऐसा सोच रहे होंगे, यहाँ आना चाहिए ऐसे दिमाग में कि यस मैम सभी चीज़ें क्लियर हो रही है। लेकिन फिर भी अगर बच्चों तुम्हें कोई डाउट आता है ना तो कमेंट सेक्शन वाले बिल्कुल फ्री है ना, तुम लोग कमेंट करके अपने जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेरी होती है, जो भी प्रॉब्लम लगती है वो तुम पूछ सकते हो। देन मूविंग ऑन टू आइसोस्फीयर्स। आइसोस्फीयर में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे और एटॉमिसिटी सेम रहेगी। कैसे मैम, कोई एग्जाम्पल दे दूँ तो सुन लो। CO की बात करेंगे, 2 एटम है, एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, 2 एटम है ना, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉन देख लो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरा एग्जांपल ले लो N2 नाइट्रोजन, मतलब एटम कितने हैं टोटल, 2 है ना। डिफरेंट, इसमें डिफरेंट थे, इसमें सेम थे, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो 2 ही है ना दोनों के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, दूसरे नाइट्रोजन के पास 7 कितना हो जाएगा, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, एटॉमिसिटी क्या है, सेम है, इसको बोलते हैं आइसोस्फीयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और बहुत बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। आइसोटोन, N से याद आ रहा है, टोन, N मतलब न्यूट्रॉन सेम होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का फंडा मैम ने तुम्हें बता दिया है, मास में से माइनस करो प्रोटोन को, ठीक है जी, यानी मास में से माइनस करो नंबर को, एटॉमिक मास से माइनस करो एटॉमिक नंबर को। तो 16 में से माइनस करो 36, 36 में माइनस करो 16, कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा, सॉरी 20 रह जाएगा, है ना, ये रह जाएगा 20, कितने आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ पर भी वही करो, 37 में से माइनस करो 17 को, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, राइट एवरीवन। ऐसे ही 38 में से माइनस करो 18 को, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 39 में से 19 माइनस करो, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 14 में से 20 माइनस करो, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रह रहे हैं। देन आता है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटोन का डिफरेंस, न्यूट्रॉन प्रोटोन का डिफरेंस, न्यूट्रॉन प्रोटोन का डिफरेंस, न्यूट्रॉन प्रोटोन का डिफरेंस वो सेम आएगा। अब जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने और नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं। प्रोटोन को बहुत ईजी होता है, जो एटॉमिक नंबर है उतना लिख दो, नंबर ऑफ प्रोटोन। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकाले मैम, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बताया ना, मास में से माइनस करो प्रोटोन को, है ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास जो होता है उसमें से माइनस करो प्रोटोन को या एटॉमिक नंबर बोल दो, यही करते हैं। यानी कि मास कितना है 234, में से माइनस करेंगे किसको, 90 को माइनस करो। 234 में से माइनस किसको करेंगे, 90 को माइनस करो। ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 144, सही है, ये 144 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पास कितना था, यहाँ पे मास था 238, में से माइनस कर दो किसको, 92 को। समझ आ रहा है, यहाँ पे माइनस किसको कर दोगे, 92 को, 92 को माइनस कर दोगे। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, कुछ गड़बड़ी हुई। न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6 और यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है जी, 146 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गए, नंबर ऑफ प्रोटोन निकल गए। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन करना है बॉस, न्यूट्रॉन
माइनस प्रोटॉन करना है, तो न्यूट्रॉन है 144, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 144 में से माइनस करोगे 90 को, और यहाँ पे क्या करोगे 146 में से माइनस करोगे 92 को। बात समझ आ रही है कैसे कर रहे हैं? हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोटॉन निकाले, उसके बाद हमने न्यूट्रॉन निकाले, उसके बाद हमने न्यूट्रॉन निकाले। अब हम प्रोटॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर रहे हैं किससे, न्यूट्रॉन से, मतलब 144 में से माइनस कर रहे हैं 90 को, तो ये कितना बन जाएगा बॉस मेरे पास। अब तो आंसर तुम्हारे लोगों के यूं होने चाहिए कि मैम आप वेट करो हम बताते हैं, ऐसा होना चाहिए कि मैम आप वेट करो हम बताते हैं कि आंसर क्या होगा। मैं जस्ट जनरली एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे स्टूडेंट से। तो ये कितना होगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ जी, क्या बात समझ में आई? इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? राइट। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सेम आ गई ना वैल्यू न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की, राइट। इस तरीके से हम निकालते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई फंडा, कोई जो आपको क्लियर ना हो रहा हो, ऐसा कुछ है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से होता ही है। अब बच्चे यहाँ पर तो देखो, अभी वाला जो सेशन है मेरा, यहाँ पर तक वाला सेशन मैं आज यहाँ पर तक कंप्लीट करूँगी, जिसमें हमने बहुत बढ़िया तरीके से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है ना। अब जिस बच्चे ने लास्ट तक देखा, उस बच्चे का डेफिनेटली फॉर श्योर आपको लग रहा है, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड करके बहुत अच्छी तरीके से समझा है ना। तो लास्ट तक सेशन को बरकरार देखने के लिए, बरकरार बनने के लिए, तुम्हारी दीदी मैम को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच बच्चे। अब और लेके आएंगे, अब नेक्स्ट सेशन होगा मोल कॉन्सेप्ट का, दैट इज योर अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, अल्टीमेट क्वेश्चन, जहाँ से बनते हैं और जो चीज़ तुम्हें आनी ही आनी चाहिए। पूरा का पूरा केमिस्ट्री तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग अब इसके बाद वाला सेशन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। आई जस्ट ट्रूली बिलीव कि ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अमेजिंग रहा होगा। ये तो तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करते रहा करो, उनको भी पता चलना चाहिए हमारा नया चैनल स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, मोल कॉन्सेप्ट के साथ। सो टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।